बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। सेहत आप देख रहे हैं। सेहत में आज का विषय बहुत खास है। खास इसलिए है कि हम आज एक बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं, कैंसर जिससे हम लड़ रहे हैं। और कैंसर के मामले लगातार पूरी दुनिया भर में बढ़े हैं। भारत में भी इसकी जो वृद्धि है वो चिंताजनक है। इन सब के बीच एक राहत भरी खबर आई रूस से कि भाई रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। अब हर जगह सभी तरह की चर्चाएं हैं। तो आज सेहत में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे घातक बीमारियों का जिक्र होता है, या कहें WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बाद सबसे ज्यादा मौतें यदि किसी कारण से होती है तो वो है कैंसर। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौतें भी हो रही है, जिसमें से 1 करोड़ लोगों की मौत कहते हैं कि सिर्फ कैंसर के कारण होती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में हर 6 मौतों में से 1 मौत कैंसर से होती है। रूस ने दावा किया कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना ली। ये एक mRNA वैक्सीन है। इसके यदि क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो इससे पता चला है कि वैक्सीन से कैंसर ट्यूमर का इलाज करने में मदद मिलेगी। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज भी माना जा रहा है, इसलिए रूस की इस खोज को पूरी दुनिया बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रही है। इससे सब कुछ बदल जाएगा क्या? हर साल लाखों लोगों की जान बच सकती है क्या? इसे 2025 की शुरुआत में रूसी नागरिकों को तो मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। पूरी दुनिया के लोगों को ये कैसे मिलेगी, ये भी जानना है। इसे जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। कई सवाल जो आपके जहन में हैं, हम आपकी आवाज़ को आईने सेहत में उठा रहे हैं, और इसके लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता जी, बहुत स्वागत है आपका। और संजीवनी कैंसर अस्पताल से अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ साझा कर रहे हैं, और HOD हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के। तो जाहिर तौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे लिए समय निकाला, इसलिए एक बार पुनः धन्यवाद आपका। और कैंसर की वैक्सीन पर बात कर रहे हैं अर्पण जी। जाहिर तौर पर एक बड़ा तहलका मच गया दुनिया में जब रूस ने ये कहा कि हमने वैक्सीन बना ली। तो पहले तो इस रशियन वैक्सीन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि रूस जो ये दावा कर रहा है वो क्या है सर? जी देखिए, ये दावा हम लोगों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि कैंसर, जैसा कि मैडम आपने बताया है, पूरे विश्व में 2nd नंबर पे कॉज ऑफ डेथ है। इंडिया में हर समय देखा जाए तो 15 लाख लोग कैंसर से एक समय पे ग्रसित रहते हैं, और कैंसर के इलाज में कई लोगों को बीमारी फिर से आती है, कई लोगों की बीमारी स्टेज 4 में होती है, और स्टेज 4 में कई बार कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इवन इम्यूनोथेरेपी देने के बाद भी बीमारी के रेस्पॉन्स कम रहते हैं जी। इन सब में देखा जाए तो अगर वैक्सीन से उसका इलाज किया जा सकता है, और वैक्सीन से अगर उसके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि पहले जो कैंसर हम एक मोहल्ले या एक शहर में सुनते थे, वो आजकल हमारे घर में एक एक मरीज को पा सकते हैं जी। तो रूस की जो एक खबर है, इस पे हम लोगों ने बहुत रिसर्च की, और हमें पता चला कि रूस ने इसके कोई डेटा किसी के साथ शेयर नहीं किया है। रूस ने, जैसे हमारे यहाँ कोई भी इलाज, इवन वैक्सीन हो या कोई कीमोथेरेपी हो या टारगेटेड थेरेपी हो, तो उसके रिजल्ट के लिए एक स्टेप ऑफ फिनोमिना होता है, स्टेप ऑफ प्रोसेस होती है, जिससे उसे प्रूव किया जाता है कि उसका रिजल्ट कैसा है, जिसे हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल फेज, देन फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। यूजली फेज 4 जो है वो मार्केट में आने के बाद उसके रिजल्ट देखे जाते हैं, पर कोई भी चीज बिना फेज 3 ट्रायल के हम नहीं कह सकते हैं कि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो या रिस्क बेनिफिट रेशियो कैसा है। फेज 3 ट्रायल के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि रिस्क बेनिफिट रेशियो क्या आ रहा है। जैसे कि ये वैक्सीन दिया, ये वैक्सीन बनती है पर्सनलाइज्ड फॉर्म में। पर्सनलाइज्ड कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा, कि हम अपने ही कैंसर सेल्स को निकालते हैं, उनके कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं, उन प्रोटीन से mRNA बनाते हैं, और वो mRNA का एक वैक्सीन के साथ जोड़ के। सर, mRNA को समझाएंगे क्या? क्योंकि ये सब जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं तकनीकी रूप से समझते हैं इसको। ये क्या है जी? बायोलॉजी में जैसा हम सब जाने, एक जो सेल चलता है वो सेल चलता है DNA से, और DNA जो है वो अपने कमांड mRNA के थ्रू न्यूक्लियस से बाहर फेंकता है, और बाहर जाने के बाद वो mRNA प्रोटीन बनाता है। तो यही प्रोटीन हमारे पूरे शरीर में जो भी फिनोमिना कराते हैं, जो भी फेज कराते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, या एक दूसरे से जोड़ते हैं, एक दूसरे को तोड़ते हैं, लाइसोसोम बनाते हैं, सब ये प्रोटीन ही बनाते हैं।
तो ये जो प्रोटीन है ये बनता है एमआरएनए से। तो डीएनए हर जगह नहीं जाता है, अपने एक रेप्लिका को भेजता है जिसे हम एमआरएनए बोलते हैं। डॉक्टर अर्पण, दावा किया आपने, कहा कि ट्रायल और डेटा सामने नहीं आ रहे हैं, तो इसे कितनी सीरियसली लिया जाना चाहिए? जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एमआरएनए वैक्सीन हम कई वर्षों से अपने कोर्स में पढ़ते थे। आज नहीं तो भी मुझे इस फील्ड में करीबन 12 साल हो गया। हम 12 साल से सुनते थे कि एक एमआरएनए से अपन वैक्सीन बनाएंगे और उससे ऐसे रिजल्ट आएंगे, पर अभी तक इनके फेज 3 ट्रायल नहीं आने के कारण से ये कभी भी मार्केट में नहीं आई। और रूस ने भी अभी तक के इसे ना हमें कुछ भी शेयर नहीं किया, या तो उनने किया हो पर किसी भी पूरे विश्व में बताया नहीं है। हाँ। तो जब तक वो किसी चीज को शेयर नहीं करेंगे वो पीयर रिव्यू नहीं होता। पीयर रिव्यू क्या होता है कि अगर आपने अपने पूरे डाटा लोगों के सामने प्रेजेंट किया, इंटरनेट पे डाला, और उस फील्ड के सभी लोग उसको स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, अगर आपने ये किया तो ऐसा हो सकता था, आपने ये नहीं किया तो ये हो सकता था, अभी उस प्रोसेस से वो नहीं गुजरा है। जी जी जी। रूस के मामले में स्पुतनिक वैक्सीन जब आई थी कोविड के समय डॉक्टर, तब भी रूस ने सबसे पहले बाजी मारी जी थी। जी जी। थोड़ा समझना है कि वैक्सीन के क्षेत्र में रूस इतना अग्रणी कैसे रहता है? मुझे तो ऐसा लगता है रूस हर क्षेत्र में अपने आप को अग्रणी दिखाने के कोशिश करता है, और इस कोशिश में वो सबसे पहले अपनी चीज को प्रेजेंट करता है, पर वो उस तरीके से पूरे वर्ल्ड के मार्केट में नहीं छा पाती है। जैसे आप देखिए, स्पुतनिक आई जरूर, पर आज भी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन इंडिया से गई। या तो देखेंगे हमने इवन एशिया कंट्रीज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंडिया ने उस वैक्सीन को भेजा। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि रूस उस चीज में थोड़ी जल्दबाजी कर सकता है बताने में, बिना डेटा शेयर किए हुए। जी डॉक्टर साहब, अब चूंकि दावा तो कर रहा है और इतना बड़ा देश दावा कर रहा है, तो कुछ तो उसने शायद बनाया होगा। थोड़ा वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं कि उसने जो बनाई है, या जो और देश अभी कोशिश कर रहे हैं, निरंतर प्रयासरत हैं, इसको बनाने में कितना समय लगता है और कितने समय से ये प्रयास हो रहे हैं दुनिया में कि कैंसर से लड़ने के लिए एक वैक्सीन बन जाए? इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसा कि हम सब समझें, कैंसर सेल की एक बारीकी समझे, कैंसर सेल बनता कैसे है। अगर हम इसके रूट कॉज पे जाएंगे तो उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ पाते हैं। जी। तो कैंसर सेल जो है वो हमारी बॉडी का एक सेल है जो बिगड़ गया है, जो डिवाइड करते जाता है और रुकना भूल गया है। जी। और वो रुकने भूलने की जो प्रोसेस है उसमें कई प्रोटीन्स बनाता है, वो कई उसके टेलोमरेज नाम की कोई चेन्स कई बार बढ़ जाते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि हमें मल्टीप्लाई ही करते जाना है और रुकना नहीं है। और जब मल्टीप्लाई ज्यादा नंबर में करने लगता है तो आसपास के स्ट्रक्चर को दबाने लगता है, खाने लगता है, उनसे दर्द पैदा करता है, और हमारे शरीर का पूरा न्यूट्रिशन वो लेने लगता है। और इवन कई दबाव प्रेशर के कारण वो कभी सांस लेने में दिक्कत करता है, कभी हमारी वेसल्स को दबा देता है, तो हमारे पैर गैंग्रीन होने लगते हैं, हाथ गैंग्रीन होने लगते हैं, और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। अगर हम कैंसर सेल को तोड़ें और उनमें और नॉर्मल सेल्स के, जैसे मान लीजिए एक शरीर है, शरीर में हमने कुछ उसके नॉर्मल सेल्स निकाले और कुछ कैंसर सेल्स निकाले, और उनमें देखे कौन से प्रोटीन्स अलग हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के जो नॉर्मल सेल में, उनमें हमें 200 प्रोटीन मिल रहे हैं, और कैंसर सेल में हमको 206 प्रोटीन मिल रहे हैं। तो वो जो 6 प्रोटीन हैं जो नए मिल रहे हैं, वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और उन 6 प्रोटीन से हम उनको एक उसका एमआरएनए बनाते हैं, और एमआरएनए को हम एक वैक्सीन के फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं, ताकि क्या होता है, जब वो हमारे बॉडी में जाते हैं तो उसे डेंड्राइटिक सेल नाम के सेल्स उसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उससे हमारी इम्यूनिटी उन कैंसर सेल्स को खत्म करती है। ये एक बहुत सिंपल सुनने में लगता है जी। पर ये इतना सिंपल होता नहीं है जी। क्योंकि सिर्फ आइसोलेटेड वो प्रोटीन आइडेंटिफाई करना पहला, फिर सिर्फ वो आइसोलेटेड प्रोटीन के ही प्रति एंटीबॉडीज बनना, और वो सेल्स सिर्फ उन्हीं सेल को मारें, बाकी को ना मारें, क्योंकि प्रोटीन सिर्फ उसमें रहे, ये भी बहुत डिफिकल्ट रहता है। और इवन इनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत आ सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे जब कोविड की वैक्सीन आई तो कई साइड इफेक्ट हमने सुनने में आया कि ये हो रहा है, किसी को मायोकार्डाइटिस हो रही है, कुछ हो रही है। तो वो तो कोविड का टाइम था, एक महामारी थी जिसमें लोग बहुत जल्दी से मर रहे थे, तो हमने उसे बिना बहुत ज्यादा ट्रायल किए मार्केट में ले आया, और बाद में उसके छोटे मोटे साइड इफेक्ट हमें पता चले। पर कैंसर की वैक्सीन के लिए हमें उसको पूरा ट्रायल में स्टडी करना चाहिए, और उसके बाद ही उसे मार्केट में लाना चाहिए। जी जी।
जर्मनी, ब्रिटेन और भारत ये लगातार इसमें प्रयासरत है डॉक्टर साहब, तो कितना समय लगेगा? हम लोग भी उस पर कोशिश तो कर ही रहे हैं, तो कितने सालों से तैयारियां चल रही हैं भारत में? क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब विश्वसनीयता की बात आती है तो सबसे आगे भारत के प्रोडक्ट्स को माना जाता है आमतौर पे, और कोविड में तो हमने देखा ही है। तो इस दिशा में हम कब से प्रयास कर रहे हैं और कितना वक्त और लगेगा, तब जबकि रशिया दावा कर चुका है कि भाई हमने तो बना ली है? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हर व्यक्ति को बोलने की एक इजाजत है, हर व्यक्ति एक सवाल उठा सकता है, वहाँ हर व्यक्ति कोई भी अगर मेडिसिन या कोई भी दवा को सामने मार्केट में रखता है तो उसके प्रॉन एंड कॉन, यानी उसके जो भी साइड इफेक्ट है, उसके जो बेनिफिट है, वो सब एक चार्ट में रखता है और उसके बाद ही उसे मार्केट में लाता है। हम लोग अगर कोई भी चीज को यहाँ वर्किंग में लाना चाहें तो मुझे लगता है कम से कम 4 साल से 8 साल उसके ऊपर एक अच्छी स्टडी होके ही हम लोग उसको मार्केट में ला पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जब रूस ये दावा कर चुका है कि हमने कैंसर की वैक्सीन बना ली, और ऐसे में क्या फिर ये समझा जाए कि अब कैंसर जड़ से खत्म हो जाएगा? कम से कम यदि रूस अपने लोगों को निःशुल्क 2025 से देने जा रहा है, तो क्या वैक्सीन से कैंसर जड़ से खत्म हो सकता है? जी देखिए, अगर वैक्सीन उसी जिस हमारी थ्योरी से वर्क करे कि वो हमारे पूरे कैंसर सेल्स को मार रही है और हमारी इम्यूनिटी उस कैंसर सेल्स को जड़ से खत्म कर पा रही है, तो नो डाउट कैंसर उससे जड़ से खत्म हो सकता है। पर अभी भी ये स्टडीज नहीं आई है कि नए कैंसर उसके बाद कितने हो सकते हैं, और वो जो इम्यूनिटी जो कैंसर सेल्स को मार रही है उसके हमारे अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी हमारे मार्केट में इम्यूनोथेरेपी चल रही है। इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी से साइड इफेक्ट कम रखती है और उससे हम हमारी इम्यूनिटी को ही बूस्ट करते हैं हमारे कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए। पर उसके भी कुछ ना कुछ हमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, नो डाउट, जो कीमोथेरेपी से कम होते हैं, जैसे निमोनाइटिस, इम्यूनोथेरेपी, कोलाइटिस, कहीं ना कहीं ऑटोइम्यून पैचेस आ जाते हैं शरीर में, हमें कई बार शरीर में आंखों में जलन बहुत होती है। तो ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये हो सकता है हमें हमारी वैक्सीन से भी कई बार मिल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे यहाँ ये भी समझना है कि आप बार बार साइड इफेक्ट पर जोर दे रहे हैं, तो वो साइड इफेक्ट बड़े कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो आपने कहा कि क्या दूसरे कैंसर के भी कॉज हो सकते हैं इसको लेने के बाद, और क्या कुछ बॉडी में परिवर्तन हो सकता है इस वैक्सीन को लेने के बाद? जी देखिए, ये बात तो सच है कि जिस कैंसर के लिए ये वैक्सीन बनी और अगर पूरी तरह से कारगर होगी तो वो कैंसर तो शरीर में खत्म हो जाएगा। पर जैसे मान लीजिए कोई जेनेटिक डिजीज है, जैसे BRCA1 डिजीज है, BRCA2, कई सारे जेनेटिक डिजीज होती हैं, इनमें सिर्फ एक ही कैंसर नहीं होता है, इनमें कई सारे कैंसर होते हैं। जैसे BRCA1 में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, पैनक्रियास के कैंसर। तो जब ये सब कैंसर होते हैं तो अभी जो कैंसर हुआ है उस पे ये वैक्सीन जरूर काम करेगी, पर जो नए कैंसर उस हेरिडिटरी के कारण हो सकते हैं उस पे ये वैक्सीन काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको जब वो कैंसर होगा तब उससे रिलेटेड आपको उसमें वो वैक्सीन बनानी पड़ेगी। जी डॉक्टर अर्पण, आपसे यहाँ ये भी समझना है कि आपने कहा कि ये जड़ से भी खत्म हो सकता है, लेकिन दूसरे साइड इफेक्ट्स इससे हो सकते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या वैक्सीन के डोज किस तरह से लिए जाएंगे? जैसे यदि हम सिर्फ रशिया की अभी बात करें, क्योंकि बनाई तो उन्हीं ने है, दावा भी उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया, तो इसके डोज किस तरह से होंगे? हमने इसके कुछ पेपर्स, पब्लिकेशंस कई ढूंढने की कोशिश की। रूस ने सिर्फ अपनी ये न्यूज में बताया कि हमने वैक्सीन बनाई, पर अभी हमें कई डेटा से ये लग रहा है कि वो अभी सिर्फ प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल फेज में भी नहीं आए हैं, तो डोज तो अभी डिसाइड ही नहीं हुई है। जस्ट एक अनाउंसमेंट है कि ये वैक्सीन ऐसी, सभी प्रकार की वैक्सीनों में अलग अलग डोजेज रहती हैं। जैसे आपने कोविड में भी देखा 01, 016, 0, ऐसे कई सारे, जैसे DPT है, हेपेटाइटिस बी है, इनमें अलग अलग डोजेज रहती। तो अभी तक इनकी कोई डोज फिनोमिना के बारे में इन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, ठीक है, उन्होंने ये भी सोचा होगा कि हमारी जो प्राइवेसी है या हमने जो बनाई है तो उसमें जो है निजता वो रहे, इसे इस तरह से समझ लेते हैं फिलहाल तो सर, जब तक कि 25 नहीं आ जाता और ये अपने लोगों को निःशुल्क ना लगाने लगे। लेकिन इन सब के बीच क्या यदि वैक्सीन आ जाती है, चाहे जर्मनी, चाहे भारत या अन्य कोई देश, कई देश इस पर काम कर रहे हैं, तो फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसे इलाज पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे क्या? जी, मुझे लगता है कि अगर वैक्सीन पूरे तरीके से काम कर रही है तो ये सब इलाज हो सकता है बंद हो जाए, दैट इज ट्रू। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मैं 10-12 साल से वैक्सीन के बारे में सुन रहा हूँ, पर वैक्सीन उस तरीके से आ नहीं पाई है कि उसको पूरा जीरो कर सके। पर अगर ये वैक्सीन सही में पूरी तरीके से कारगर हुई
तो स्पेशली जो स्टेज 4 जिनमें लंबे समय तक कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी लगती है, उनमें कहीं ना कहीं हमें बहुत फायदा मिलेगा और ये सब चीज़ों से हमको देना नहीं पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, यहाँ आपसे ये भी समझना है कि कैंसर की वैक्सीन के डोज और साथ ही साथ एज या कहें संभावना से पहले ही किन किन को लेना चाहिए, क्या सभी को ले लेना चाहिए? नहीं, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। ये वैक्सीन एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है, ये प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन नहीं है। जैसे कोविड वैक्सीन थी कि कोविड होने से पहले हम ये वैक्सीन ले रहे हैं तो हमें कोविड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। या हम HPV वैक्सीन जो आती है लड़कियों में 13 साल से 19 साल के बीच में लगाया जा रहा है, 18 साल के बीच में, तो ये जो HPV वैक्सीन है ये इन्फेक्शन होने से पहले दिया जा रहा है ताकि उन्हें वो इन्फेक्शन ना हो। ये mRNA वैक्सीन पर्सनलाइज्ड वैक्सीन यानी आपको कैंसर हो चुका है, कैंसर का टिश्यू हमने निकाला, या तो हमने उसका ctDNA निकाला, ब्लड से निकाला, या ट्यूमर का टिश्यू लिया और उस टिश्यू को निकाल के उसके प्रोटीन को निकाला जा रहा है। तो यानी पहले कैंसर हो चुका है, उसके बाद ये वैक्सीन बनाई जा रही है। डॉक्टर साहब, चूंकि रशिया ने दावा किया और यदि वो तो कह रहा है अपने नागरिकों को निःशुल्क लगाएगा, लेकिन यदि इसकी कीमत पर देखें तो वो कह रहे हैं कि लगभग 2.5 लाख रुपए। रशिया में जो रूबल चलता है उसके हिसाब से अलग है, लेकिन इंडिया के यदि हम रुपए की बात करें तो लगभग 2.5 लाख रुपए की ये वैक्सीन पड़ेगी। तो इसकी कीमत ठीक है, क्योंकि अभी कई सारा डेटा सामने आया नहीं है, लेकिन इतना ही लगभग लगेगा। हाँ, लगना, क्योंकि हाँ ये प्रोसेस छोटा नहीं है। ये हमें एक टिश्यू को निकालना, उसको उससे उसके प्रोटीन को निकालना और प्रोटीन को निकालने के बाद उससे mRNA बनाना और mRNA को कॉन्जुगेट करके वैक्सीन फॉर्म में डालना। तो ये एक छोटी प्रोसेस नहीं है। और इसमें अगर हम टाइम को कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले ही इस चीज को करने में कई बार 21 दिन से 1 महीना या 1.5 महीना लग जाता था, पर जो टेक्नोलॉजीज अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसे करें तो ये हो सकता है 2 दिन, 5 दिन या 7 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। तो इसमें मुझे लगता है कि स्मॉल स्केल में तो इतना ही कॉस्ट आएगा। हाँ, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रही, नंबर्स बहुत ज्यादा रहे, तो हो सकता है इसकी कॉस्ट भी फिर वो कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो दूसरे देशों में उपलब्ध कराएगा रूस फिर, और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे देशों में भी मिलेगी? बिल्कुल, वो इसे एक अच्छे चार्जेस में देगा, पर हम लेने से पहले उनके पूरे डेटा चेक करेंगे। जी, क्योंकि वो 1 घंटे में बनाने का दावा भी कर रहा है डॉक्टर अर्पण, तो ये भी थोड़ा सा आपने कहा कि जब डेटा सामने आए तो सशंकित तो रहता ही, मन आशंकित रहता है। जी, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। हमें लेने से पहले हमें उनके मरीजों में देखना होगा और इनका ओरिजिनल डाटा स्टडी करना पड़ेगा कि उन जिन मरीजों को उनने दिया है उनमें 6 महीने से 1 साल में कोई भी नुकसान तो नहीं हुआ। वैक्सीन लेना बहुत इजी प्रोसेस है, पर उसके साइड इफेक्ट कहीं पता चल रहा है कैंसर से भी ज्यादा अगर हमें परेशान कर रहे हैं तो वैक्सीन हमारे काम की नहीं है। जी, तो वो तो लोगों को लगेगी और उसके नतीजे, और वो भी कितने समय में दिखेंगे डॉक्टर साहब? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बेस्ट वे में हमें 2 साल का फॉलोअप मिलना चाहिए कि 2 साल में कोई हमारे पास इम्यूनिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। उनके हमें पूरे ब्लड टेस्ट करने चाहिए, उनका रेगुलरली USG, एक्सरे कि लंग में कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कि कोई नए सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, ये सब हमें चेक करने चाहिए। एक अच्छे डेटा के लिए हमें, मुझे लगता है 2 से 2.5 साल उसमें वेट करना मतलब 2 से 2.5 साल। भारत को तो बहुत ज्यादा इस दिशा में सोचना नहीं चाहिए। रशिया ने बनाई है, ठीक है, अपने लोगों को लगाने दीजिए, उसके रिजल्ट देखेंगे। तब तक हमने भी देखिए कोविड में कितनी जल्दी वैक्सीन बनाई थी। उम्मीद ये करनी चाहिए कि रशिया के बाद भारत में भी इसमें तेज गति से काम होगा। डॉक्टर साहब, आप बार बार कोविड का जिक्र कर रहे हैं, कोविड की वैक्सीन का जिक्र कर रहे हैं, तो कितना कोरिलेट करना कैंसर की वैक्सीन और कोविड की वैक्सीन को? जी बिल्कुल, इसको कोरिलेट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वैक्सीन जो पूरे विश्व में एक लोगों के दिमाग में जो घर की है वो कोविड टाइम से की है। जब लोग ऐसे जिन लोगों की जान जा रही थी कोविड से, तो हर देश, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, और छोटे से छोटा साइंटिस्ट और बड़े से बड़ा साइंटिस्ट इसी में लगा था कि इसका इलाज कैसे करें, और सबको नजर आया कि इसके लिए सबसे बेस्ट इलाज है हम वैक्सीन बनाएं। तो वैक्सीन की स्टडीज बहुत की गई, और हो सकता है कि इन वैक्सीन की स्टडी में हो सकता है रशिया को, जर्मनी को या इंडिया को कुछ ऐसे हमें कुछ अच्छे रिजल्ट मिले कि हम उन्हें अर्ली ट्रीटमेंट में यूज कर सकें, जी, जिनसे साइड इफेक्ट कम हो। तो हो सकता है इसी फॉर्म में अगर रशिया ने ये वैक्सीन बनाई हो, पर वो अभी तक के अपने डेटा सामने नहीं ला रहा है, तो भले ही उनने वो प्रोसेस अपनी सामने ना लाए, पर लोगों में जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं एटलीस्ट वो सामने लाएं, ताकि हम लोग उसे इजीली यूज कर सकें। जी
डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझना है कि कितने तरह के कैंसर्स पर काम करेगी वैक्सीन, जिसका रूस दावा कर रहा है। अभी जैसा मैंने कुछ उनके पेपर्स पढ़ा तो ऐसा लगा कि वो पैनक्रियाज और ओवरीज पे उनका ज्यादा टारगेट है, पर अगर वैक्सीन वर्क कर रही है और प्रोटीन फॉर्म में कर रही है तो मुझे लगता है आगे जाके ये सभी प्रकार के कैंसरों में वर्क करना चाहिए जी। जैसे इम्यूनोथेरेपी थी, जब इम्यूनोथेरेपी आई थी तो काले मस्से के ट्यूमर और किडनी के ट्यूमर में ज्यादा काम करती थी, पर धीरे धीरे स्टडीज मिली कि वो बाकी सब कैंसरों में भी अपना एक अच्छा रास्ता बना चुकी हैं। ओरल कैविटी कैंसर, सर्विक्स के कैंसर, कई सारे कैंसर में इम्यूनोथेरेपी, लंग कैंसर, इवन लंग कैंसर में स्टेज 4 में ऐसे रिजल्ट दिए इम्यूनोथेरेपी ने कि स्टेज 4 के मरीज 3-3, 5-5 साल बिल्कुल बिना कोई तकलीफ के अच्छे से जी रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, भारत को तो अब कैंसर कैपिटल भी कहा गया है कई रिसर्च में। ये कितना खतरनाक है, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। दुनिया भर की यदि कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पर कहा जाता है कि है महिलाओं में होने वाले कैंसर्स में। तो ऐसे में इस दिशा में भी जो भारत के प्रयास है मुझे लगता है वो तेज होने चाहिए, और तब जब भारत कैंसर की कैपिटल बना हुआ है। जी बिल्कुल सच बात है। पहले तो हमें ये सोचना चाहिए भारत कैंसर की कैपिटल क्यों बन रहा है। जी, भारत कैंसर की कैपिटल इसलिए बन रहा है कि कहीं ना कहीं हम पहले भी इसी चैनल के माध्यम से कई बार लोगों को बताना चाहें, हमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो प्लांट्स में डाले जा रहे हैं इन पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। कई बार देखा गया रिवर्स पंपिंग, जो पानी निकाला जा रहा है, जो ग्राउंड वाटर का पानी है, उसमें भी हमें पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं और यही बहुत बड़े कारण है कैंसर होने के। फिर इसके साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस, जो पहले लोगों का चलना फिरना था उस पर वर्क करना था, स्ट्रेस पे वर्क करना था, जिनसे अगर हम स्ट्रेस कम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी रखें, फ्रूट्स धो के खाएं, फूड एडल्ट्रेशन, जो खाने में मिलावट है उन्हें कम करें, तो कैंसर के नंबर्स कुछ कम हो सकते हैं। चलिए, और ये नंबर जब बड़े हैं तो कहीं ना कहीं इलाज पे जब हम आए तो इलाज में देखा जाए इसे पहले जल्दी स्टेज में पकड़ें, इसको अर्ली स्टेज में पकड़ने से उसका इलाज करें। एक इस चैनल के माध्यम से एक और बात बताऊंगा, जो हमारे देश में लोग कई बार ऐसा बताते हैं कि नींबू के पानी से, सिरका से, जैसे नवजात सिद्धू जी ने बताया कि उनने नींबू के पानी से, ये सब मिलाने से, नमक से, कुछ से भी स्टेज 4 का कैंसर ठीक कर लिया। ये सब भ्रांति हमारे दिमाग से ना हटानी पड़ेगी। इससे क्या होता है, मरीज इलाज छोड़कर इन सब के बग जाता है और उनसे उनकी स्टेज बहुत बढ़ जाती है और फिर इलाज भी महंगा होता है, रिजल्ट भी बहुत डाउन हो जाता है। बिल्कुल। तो हमें सही वैक्सीन के लिए और बाकायदा अप्रूवल के लिए इंतज़ार करना चाहिए, और वो इसलिए भी जब ये इसके वैक्सीन बनाने को लेकर एआई के इस्तेमाल पर भी डॉक्टर साहब बहुत सवाल उठ रहे हैं। तो अभी जब तक डेटा सामने ना आए, जैसे डॉक्टर साहब लगातार कह रहे हैं, अभी विश्वास करना, और भारत के लोगों को 2-2.5 साल इंतजार करना होगा। तब तक भारत में आप अपने क्या प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट क्या प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैंने देखा, मैं करीबन आज से 6 महीने पहले ही IITians कई लोग थे बायोटेक्नोलॉजी के साथ में मिलके, हम लोग इन्हीं प्रोटीन्स पे स्टडी कर रहे थे कि ऐसे कौन कौन से प्रोटीन्स है जो कैंसर सेल्स में मिल रहे हैं और नॉर्मल सेल में नहीं मिल रहे हैं, और इस पे हमारा वर्क चल ही रहा है। और मुझे लगता है पूरे इंडिया में सभी लोग जहां टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ICMR है, IIT है, बायोटेक्नोलॉजी है, इनमें इसी तरफ बढ़ रहे हैं लोग और इसी से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे बेस्ट वे में कैसे वैक्सीन बनाएं, कैसे बेस्ट ट्रीटमेंट बनाएं, कैसे बेस्ट टारगेटेड ट्रीटमेंट बनाएं और कैंसर को हरा सकें। और अच्छे साइंटिस्ट के लिए दुनिया भर में भारत जाना जाता है, इसीलिए शायद वो विश्वसनीयता कोविड वैक्सीन के समय में बहुत कम समय में हमने बनाई और दुनिया भर ने भारत का लोहा माना। तो कैंसर भी जो एक बड़ी बीमारी है, इसे जड़ से खत्म करने के लिए भारत में वैक्सीन तैयार होगी, इस उम्मीद के साथ। फिलहाल डॉक्टर अपन, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो कैंसर वैक्सीन निकली थी, हर जगह चर्चा का विषय थी, लेकिन इस पर हम जरूर अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहते थे, जागरूक करना चाहते थे और उनकी सवालों की जिज्ञासाओं को खत्म करना चाहते थे। इसके लिए आपने महत्वपूर्ण वक्त किया, इसके लिए बहुत स्वागत योग्य भी है और धन्यवाद भी। और इसी के साथ सेहत में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी है खबरों का सिलसिला आने 24/7 पर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।